सफलता कभी अंतिम नहीं होती, विफलता कभी घातक नहीं होती, जो मायने रखता है वो है आपका साहस। हेलो फ्रेंड्स, इसी मोटिवेशनल कोट के साथ मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल स्टडी लाइव विद रौनक पर। आशा है कि आप अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे, ठीक है, और सभी मॉक को अच्छे से सॉल्व कर रहे होंगे। तो हम हाजिर हैं फिर से एक नया मॉक लेके, जिसमें हम आज फिर 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो ये 40 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं, इन्हें आप एक एक करके जरूर देखिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न जो है वो प्रीवियस ईयर के हैं और कुछ नए प्रश्न भी हैं, ठीक है। तो फिर वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ, जो कि है आपका कि प्रथम बौद्ध संगीति किस स्थान पर हुई थी। ऑप्शन है आपके वैशाली, राजगृह, पाटलिपुत्र या कुंडलवन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो प्रथम बौद्ध संगीति है आपकी, वो ऑप्शन नंबर बी राजगृह में हुई थी। कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। और कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व। और अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी प्रथम बौद्ध संगीति। किसके शासनकाल में? ये भी पूछा जाता है कि प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी। तो अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। और अगर अध्यक्ष की बात करें हम कि उस समय प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे आपके महाकश्यप, ठीक है। कौन थे? महाकश्यप। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा लेंगे अपना हम, जो कि है गौतम बुद्ध के घर त्याग की घटना क्या कहलाई थी। ऑप्शन है आपके धर्मचक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण, महाविनिष्क्रमण या अष्टांगिक। तो इसका राइट आंसर है गौतम बुद्ध के घर त्याग की घटना, ऑप्शन नंबर सी, महाविनिष्क्रमण कहलाई। क्या कहलाई फ्रेंड्स? महाविनिष्क्रमण कहलाई। और अगर हम महापरिनिर्वाण की बात करें तो ये इनकी मृत्यु की घटना थी, ठीक है। इनकी जो मृत्यु की घटना है वो महापरिनिर्वाण कहलाई। और इन्होंने जो उपदेश दिए थे उस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन का नाम दिया गया है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, महाविनिष्क्रमण। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा लेंगे अपना हम कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। ऑप्शन है आपके चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, अशोक या बिंदुसार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो भारत का नेपोलियन है वो ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक है। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे अपना हम कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है। आपका ऑप्शन है महात्मा गांधी, अशोक मेहता, वीडी सावरकर या सर सैयद अहमद खान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक वीडी सावरकर हैं, ठीक है। कौन है? वीडी सावरकर आपके इस पुस्तक के लेखक हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं अपने हम कि होम रूल लीग की स्थापना कब की गई है। ऑप्शन है आपके 1916 ईस्वी, 1920 ईस्वी, 1925 ईस्वी या 1800 ईस्वी। तो आपका राइट आंसर है होम रूल लीग की स्थापना सन 1916 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी फ्रेंड्स? सन 1916 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। ये आपकी जो पुस्तक है ये कई सारे एग्जाम में पूछी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस पे आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये जो पुस्तक है ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से किस शहर को जानते हैं। ऑप्शन है आपके कानपुर, इलाहाबाद, भुवनेश्वर या दार्जिलिंग। तो आपका राइट आंसर है टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से हम भुवनेश्वर को जानते हैं, ठीक है। किसे जानते हैं? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, भुवनेश्वर को टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका मैटूर बांध किस राज्य में स्थित है। झारखंड, कर्नाटक, राजस्थान या तमिलनाडु। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैटूर बांध जो है वो आपका तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। और बता दें किस नदी पे स्थित है, तो ये आपकी कावेरी नदी पर स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है आपका मैटूर बांध। और किस राज्य में है? तो वो आपका तमिलनाडु में है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। ऑप्शन है आपका पीर पांजाल, सुंदरवन, महानदी डेल्टा या कृष्णा नदी डेल्टा। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुंदरवन डेल्टा जो है वो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। कौन सा डेल्टा? सुंदरवन डेल्टा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 लेंगे अपना हम कि इंडोनेशिया की राजधानी बताइए। ऑप्शन है आपके दमिश्क, जकार्ता, काहिरा या लुसाका। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, जकार्ता। क्या हो जाएगी? जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 कि नीति आयोग कब लागू किया गया। ऑप्शन है आपके 1 फरवरी 2014 को या 3 जनवरी
2016 को, या 1 जनवरी 2015 को, या 5 सितंबर 2003 को? तो आपका राइट आंसर है नीति आयोग, ऑप्शन नंबर सी, 1 जनवरी 2015 को लागू किया गया था। ठीक है। और अगर नीति आयोग का हम फुल फॉर्म की बात करें तो आपका होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ये आपका नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये आपका नीति आयोग का फुल फॉर्म है। ठीक है, और ये कब लागू हुआ है? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग लागू हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 लेंगे अपना हम, जो कि है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई? ऑप्शन है आपके 1 जनवरी 1948, 23 दिसंबर 1950, 1 जनवरी 1995 या 8 नवंबर 2016। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई। कब की गई? 1 जनवरी 1995 को की गई। अगर हम इसके मुख्यालय की बात करते हैं, WTO या विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय, तो ये आपका जिनेवा में है। ठीक है, कहाँ पड़ता है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका कि भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई? ऑप्शन है आपकी 1989, 1990 या 1991 या 1992। तो आपका राइट आंसर है भारत में नई आर्थिक नीति ऑप्शन नंबर सी 1991 में अपनाई गई। और अगर नई आर्थिक नीति के जनक आपको बताएं तो ये आपके पूर्व वित्त मंत्री मनमोहन सिंह है। ठीक है, इन्होंने सन 1991 में नई आर्थिक नीति को लागू किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 लेंगे अपना हम कि उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 25 या अनुच्छेद 29। तो आपका राइट आंसर है उपाधियों का अंत आपका अनुच्छेद 18 के अंतर्गत होता है। ठीक है, ये कहाँ पे है? अनुच्छेद 18 में सम्मिलित है। तो इसके अंतर्गत आपको बता दी कि इसमें यह था कि सेना व शिक्षा संबंधी सम्मान की सिवाय अन्य कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। ठीक है, सेना और शिक्षा इन दो समुदाय में जो होते हैं, इनके अलावा किसी और को कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। सभी उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में कर दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका कि मूल अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? जर्मनी के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, अमेरिकी संविधान से या जापान के संविधान से? तो आपका राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं मूल अधिकार। ठीक है, कहां से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से लिए गए हैं? आपके ऑप्शन है अमेरिका, फ्रांस, आयरलैंड या जापान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से लिए गए हैं। तो ये इसका राइट आंसर है आयरलैंड से। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 लेंगे अपना हम कि वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद से संबंधित है? ऑप्शन है आपकी 352, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 356 या अनुच्छेद 360। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कि भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपकी लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड लिटन। तो आपका राइट आंसर है भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता जो है वो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ठीक है, किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 लेंगे अपना हम कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद जो है वो ग्राम पंचायतों से संबंधित है? ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 38 या अनुच्छेद 39। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 40 जो है वो आपका ग्राम पंचायतों से संबंधित है। ठीक, किससे संबंधित है? ग्राम पंचायतों से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे अपना हम। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका कि ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ऑप्शन है आपके कैंडला, टेस्ला, कूलाम या बार। तो आपका राइट आंसर है ज्योति तीव्रता का मात्रक आपका कैंडला होता है। क्या होता है? कैंडला होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ने से पहले एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, हम डेली आपके लिए एक नया मॉक लेके आते हैं जिसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम कवर करते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन है आपका कि नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? ये आपका क्वेश्चन है कि नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है। ऑप्शन है आपकी लैक्टिक एसिड, मैलिक एसिड, साइट्रिक एसिड या टार्ट्रिक एसिड। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, कौन सा एसिड? सिट्रिक एसिड जो होता है वो नींबू में पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 लेंगे अपना हम
कि निम्नलिखित में कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है। तो आपका ऑप्शन है मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन जो है वो आपकी हरित गृह गैस नहीं है। ठीक है, कौन सी नहीं है? नाइट्रोजन आपकी हरित गृह गैस नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 लेंगे अपना हम, कि रक्त का अध्ययन किसमें किया जाता है। ऑप्शन है आपकी साइकोलॉजी, माइकोलॉजी, होमेटोलॉजी या इकोलॉजी। तो आपका राइट आंसर है रक्त का अध्ययन आपका ऑप्शन नंबर सी, होमेटोलॉजी में किया जाता है। किसमें किया जाता है? होमेटोलॉजी में रक्त का अध्ययन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 लेंगे अपना हम, कि इंसुलिन की खोज किसने की। ऑप्शन है आपके एफ बैटिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुई पास्चर, इयॉन फ्लेमिंग। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंसुलिन की जो खोज है वो एफ बैटिंग ने की है। ठीक है, किसने की है? एफ बैटिंग ने की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं अपना, कि एक व्यक्ति है वो किसी विशेष रंग की पहचान करने में विफल रहता है, उस रोग को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है आपके अंधापन, वर्णांधता, रतौंधी या इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, किसी विशेष रंग की पहचान करने में जो व्यक्ति विफल रहता है वो वर्णांधता रोग से ग्रसित रहता है। किससे? कलर ब्लाइंडनेस इसे इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, ये वर्णांधता जो रोग है वो उससे ग्रसित होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है। तो आपका इसे हम यूनेप के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? यूनेप के नाम से भी जानते हैं। तो आपका इसका मुख्यालय जो है वो ऑप्शन नंबर डी, नैरोबी, ये आपका केन्या में पड़ता है। ठीक है, नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय है। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 5 जून 1972 में की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? 5 जून 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, कि महाकुंभ का मेला कितने वर्षों के बाद लगता है। ऑप्शन है आपके 6 वर्ष, 5 वर्ष, 12 वर्ष या 1 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाकुंभ का जो मेला है वो आपका 12 वर्ष के पश्चात लगता है। ठीक है, और कहाँ लगता है? तो आपके ये प्रयागराज में लगता है। इसका जो पूर्व नाम है वो इलाहाबाद है। ठीक है, तो वहां पे आपका महाकुंभ का मेला लगता है और प्रत्येक 12 वर्ष बाद लगता है। ये विश्व का सबसे बड़ा मेला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 लेंगे अपना हम, कि उत्तर प्रदेश में बटेश्वर का मेला कहाँ लगता है। ऑप्शन है आपके आगरा, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, मुरादाबाद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में जो बटेश्वर का मेला है वो आपका आगरा में लगता है। कहाँ लगता है? आगरा में लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 लेंगे अपना हम, कि सबसे कम ग्रामीण आबादी उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है। तो ये आपसे पूछ रहा है कि सबसे कम ग्रामीण आबादी जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है। ऑप्शन है आपके कानपुर, प्रयागराज, गाजियाबाद या गौतम बुद्ध नगर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो सबसे कम ग्रामीण आबादी वो आपकी गौतम बुद्ध नगर में पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पाई जाती है? गौतम बुद्ध नगर में पाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे चलेंगे, कि चरकुला नृत्य मुख्यतः उत्तर प्रदेश में कहाँ किया जाता है। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में किया जाता है। तो आपका ऑप्शन है अवध क्षेत्र, ब्रज क्षेत्र, गढ़वाली क्षेत्र या कन्नौज। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चरकुला नृत्य जो है वो यूपी का फेमस नृत्य है और ये आपका ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। और इसमें इसकी पहचान है कि ये 108 दियों का पिंजड़ा धारण करके किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? 108 दियों का पिंजड़ा रखकर इस नृत्य को किया जाता है, चरकुला नृत्य को। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर है, ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, कि कजरी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। ऑप्शन है आपके मथुरा, आगरा, मिर्जापुर या सोनभद्र। तो आपका राइट आंसर है ये आपका मिर्जापुर में मनाया जाता है कजरी महोत्सव। ठीक है, ये भी आपसे बार बार यूपी की जीके में पूछ लिया जाता है कि कजरी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो ये आपका मिर्जापुर में मनाया जाता है। मिर्जापुर इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 32 पे, कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक संख्या में कौन सी जनजाति पाई जाती है। ऑप्शन है आपके भील, थारू, बुक्सा या जौनसारी। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो है संख्या में वो आपकी थारू जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति? थारू जनजाति पाई जाती है। ये आपके कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो महाराजगंज, किस किस शहर में पाई जाती है जिलों में? तो आपको पता है महाराजगंज, बहराइच, बलरामपुर में, लखीमपुर, लखीमपुर खीरी में भी पाई जाती है, सोनभद्र आदि स्थानों पे जो थारू जनजाति है वो पाई जाती है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक संख्या में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 लेंगे अपना हम, कि गोल क्रांति का संबंध किससे है। ऑप्शन है आपके अंडा, आलू, प्याज या अदरक। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
गोल क्रांति का संबंध आपकी आलू से है, ठीक है। किससे है? आलू से है। अब आप मुझे ये बताइएगा कि पीली क्रांति का संबंध किससे है, ठीक है। तो कमेंट में आप मुझे बताएंगे कि पीली क्रांति का संबंध किससे है। कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग को पता है तो आप लोग जरूर बताना कि पीली क्रांति का संबंध किससे है। और यहाँ गोल क्रांति का संबंध आपसे आलू से है, तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं अपने हम, कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कहाँ स्थित है। ऑप्शन है आपके पटना पक्षी विहार एटा, लाख बहूसी पक्षी विहार कन्नौज, नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव, या सीखा पक्षी विहार अलीगढ़। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाख बहूसी जो पक्षी विहार है वो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है, ठीक है। लाख बहूस जो पक्षी विहार है ये आपका कन्नौज में पड़ता है और इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। ये जो है वो भारत का सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है, ठीक है। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। अगर हम सबसे बात करें सबसे पहला पक्षी विहार यूपी का, तो वो आपका नवाबगंज पक्षी विहार है, ठीक है। अगर सबसे पहले की बात करें, सबसे पहला पक्षी विहार आपका नवाबगंज पक्षी विहार है। और अगर हम बात करें सबसे छोटा पक्षी विहार, तो वो आपका पटना पक्षी विहार है, ठीक है। सबसे छोटा पक्षी विहार आपका पटना पक्षी विहार है। कहाँ है आपका? ये एटा में है और इसकी स्थापना 1990 में की गई थी। और जो ये सीखा पक्षी विहार है ये आपका अलीगढ़ में, ये प्रस्तावित है और अंतिम पक्षी विहार है यूपी का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 35 पे, कि निम्न में से किसका जन्म कालपी में हुआ था। ऑप्शन है आपके अबुल फजल, मंगल पांडे, बीरबल या टोडरमल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बीरबल का जन्म कालपी में हुआ था और इनके बचपन का नाम महेश दास था। और ये अकबर के जो 9 रत्न थे उनमें से एक थे। कौन? बीरबल, ठीक है। कब हुआ था इनका जन्म? 1528 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो आपका कालपी में हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं अपना हम, कि रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी। ये आपसे पूछ रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी। ऑप्शन है आपकी 17 मार्च 1858, 17 जून 1858, या 17 मार्च 1857, या 17 जून 1857। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई की जो मृत्यु है वो 17 जून 1858 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? 17 जून 1858 ईस्वी में ग्वालियर में हुई थी। कहाँ हुई थी? ग्वालियर में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, यंग इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। ऑप्शन है आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, आर के नारायण, अब्दुल कलाम, या महात्मा गांधी। तो आपका राइट आंसर है जो यंग इंडिया पुस्तक है वो महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, हाल ही में भारत ने 100 से अधिक चीते प्राप्त करने का समझौता किस देश के साथ किया है, ठीक है। हमने इसमें थोड़े से करंट के क्वेश्चन भी रखे हैं, तो इससे आपका करंट के क्वेश्चन भी थोड़े थोड़े कवर हो जाएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने 100 से अधिक चीते प्राप्त करने का समझौता किस देश के साथ किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका के साथ ये समझौता भारत ने किया है, ठीक है। किसके साथ? दक्षिण अफ्रीका के साथ। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का उप विजेता कौन सा रहा है। ऑप्शन है आपके ऑस्ट्रेलिया, भारत, इंग्लैंड, या वेस्ट इंडीज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारत जो है वो उप विजेता रहा है 2023 टेस्ट चैंपियनशिप का। और विजेता कौन है? तो वो आपका ऑस्ट्रेलिया थी विजेता। और यहाँ अगर उप विजेता की बात करें तो वो आपका भारत था, ठीक है, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, कि हाल ही में प्यूमा इंडिया ने किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ऑप्शन है आपके विराट कोहली, हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, या हार्दिक पांड्या। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरमनप्रीत कौर को प्यूमा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 लेंगे अपना हम, कि वर्तमान में यूट्यूब के सीईओ कौन है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा आपके पराग अग्रवाल, सुंदर पिचाई, नील मोहन, या के कीर्तिवासन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नील मोहन जो है वो वर्तमान में यूट्यूब के सीईओ है, ठीक है फ्रेंड्स। कौन है सीईओ? तो वो है आपके नील मोहन वर्तमान में। चलिए ये थे आपके 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें सभी हमने थोड़े थोड़े सभी टॉपिकों को कवर किया है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, जरा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ही जरूरी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिर अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, गुड बाय।